Welcome back students to AIB Education and Study with Anas sir. Today I will be start in class 12 Political Science भारत के विदेश संबंध पार्ट 2। तो बेसिकली फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने कुछ 20 क्वेश्चन आंसर्स कवर किए थे जो कि शॉर्ट बेस्ड थे, यानी छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर्स से 3-2 लाइनों में उनके आंसर थे। सो आज की इस पार्ट 2 की वीडियो में हम थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स को बढ़ाएंगे, यानी कि थोड़े बड़े नंबर क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ेंगे, जो कि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, मेरे ख्याल से 6 या 7 ही क्वेश्चन है। उन सभी क्वेश्चन को कवर करने के बाद हमारा ये चैप्टर प्रॉपर वे में फिनिश हो जाएगा। जितने भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, पॉइंट्स थे, वो सब आप समझ जाएंगे। सो होपफुली आपने पहले पार्ट की वीडियो देखी होगी, अगर आपने वो नहीं देखी तो वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा टॉपिक्स कवर हुए हैं आज के अकॉर्डिंग, क्योंकि कई सारे टॉपिक्स हमने उन 20 क्वेश्चन आंसर्स के जरिए ही कवर किए हैं। आज तो काफ़ी कम टॉपिक्स हैं हमारे पास जो कि हम कवर कर लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं हर एक टॉपिक को काफ़ी ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ और अपने हिंदी नोट्सों के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं वन बाय वन सभी क्वेश्चंस को। तो देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन यही आता है कि 1962 के भारत चीन युद्ध का भारत पर आखिर क्या प्रभाव पड़ा, यानी 1962 के अंदर जो भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था तो इसके तो वैसे कई प्रभाव पड़े, मगर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रभाव था वो यही था कि बेसिकली भारत की जो छवि थी वो इंटरनेशनल लेवल पे काफी ज्यादा धुंधली हो गई। यानी कि जो भारत की छवि थी कि वो बेसिकली ताकतवर देश है या फिर एक तरह से आत्मनिर्भर देश है, और जो सबसे पावरफुल लीडर थे यानी जवाहरलाल नेहरू जी, उनकी छवि भी धुंधली हो गई थी, क्योंकि वो अल्टीमेटली दोस्त मानते थे चीन को। हिंदी चीनी भाई भाई के नाम से नारे भी मशहूर थे। तो इस तरीके से यहाँ पे इस कई सारे प्रभाव पड़े, उसमें से हम कुछ पॉइंट जान लेते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि धुंधली हो गई। भारत की विदेश नीति में आदर्शवादी की जगह कार्यवादित पर जोर दिया जाने लगा, यानी कि अब भारत की विदेश नीति में एक नया पॉइंट ज्वाइन हुआ जिसका नाम यही था कि बेसिकली जो हम आदर्शवादी की नीति फॉलो करते हैं कि बेसिकली जो हमारी चीजें हैं पहले हम उस चीज का यूज ना करें, या पहले हम बम ना चलाएं, या फिर सभी देशों से मिलाकर रखें। अब हमें कार्यवादित नीति पर चलना पड़ेगा, चाहे भले ही किसी भी देश से कितनी भी दोस्ती हो, मगर हमें अपनी सेना को हर जगह तैनात रखना है, हमें सभी के साथ एक तरह से लिमिट में काम करना है। तो इस तरीके से कई सारे पॉइंट्स थे जिसके ऊपर हमने काम किया और हमने ये विदेश नीति के अंदर इंक्लूड करा कि हमें कार्य विदित से ज्यादा पार्य विदित पे काम करना है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत ने अपनी सेना शक्ति को बढ़ाना शुरू कर दिया। जाहिर सी बात है कि बेसिकली एक जगह हमें हार देखने को मिली, कई सारे इलाकों पे कब्जा हुआ अरुणाचल प्रदेश के, और साथ में लद्दाख, अक्साई चीन, इन सब में भी तनाव की स्थिति बनी रही। तो अब भारत को यह चाहिए था कि वो अपनी सेना शक्ति को बढ़ाए, क्योंकि सेना शक्ति ही बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी देश की सुरक्षा के लिए। तो ये हमारे पास एक नया पॉइंट आया। नेक्स्ट, फिर अब जाहिर सी बात है, आप देखिए कि कोई देश जब किसी देश से हार जाएगा तो इसका मतलब क्या है, वो देश कमजोर हो रहा है, यानी कि उसकी रिसोर्सेज कम हुई, क्योंकि जब लड़ाइयां होती हैं तो उसमें सबसे ज्यादा जो फ्लो होता है वो पैसों का ही होता है, सबसे ज्यादा पैसे ही खत्म होते हैं। तो और बाकी के देशों ने यह समझ लिया कि भारत अब कमजोर हो रहा है, क्यों ना इस पर हमला किया जाए, और इसी मौके को देखते हुए पाकिस्तान ने भारत के ऊपर हमला किया 1965 के अंदर। तो ये हमारे कुछ पॉइंट थे जो कि 1962 के अंदर जो भारत और चीन का युद्ध हुआ था उस पर भारत पे प्रभाव पड़े थे। सो होपफुली आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि भारतीय विदेश नीति की प्रकृति को बताने वाले संवैधानिक प्रावधान क्या है। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो बेसिकली हमें हर वैरायटी के हर टाइप्स के क्वेश्चन को कवर करते हुए चलना है, ताकि जो भी क्वेश्चन आ जाए हम उसको अटेम्प्ट करें और 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करें अपनी पॉलिटिकल साइंस के अंदर। यही मेरा मोटिव है, ठीक है। तो भारतीय विदेश नीति की प्रकृति को बताने वाले संवैधानिक प्रावधान क्या है, तो वो कुछ इस प्रकार है कि अनुच्छेद 51 में नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत। पहला, अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देना, यानी कि ओवरऑल हमारे इंटरनेशनल की जितनी भी मटेरियल्स होते हैं, जितने फैक्टर्स होते हैं, उन सभी को एक तरह से शांति बढ़ावा देना, लड़ाइयों को बचना, और किसी देश के साथ मनमुटाव है भी तो उसको खत्म करना, और ज्यादा बढ़ रहा है तो बातचीत के द्वारा उसको फिनिश कर देना, वही सॉर्ट आउट कर देना, ठीक है। राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण समर्थन बनाना, और अंतरराष्ट्रीय नियम व कानून का आदर करना, अंतरराष्ट्रीय विवादों की मध्यस्थता से निपटना। तो इस तरीके से हमारे कुछ ये भारत की विदेश नीति की प्रकृति को बताने वाले अनुच्छेद के अंदर ही कुछ पॉइंट्स आते हैं। सो होपफुली आपको यहां तक समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और कवर करते हैं उनको भी तेजी के साथ और हर एक टॉपिक को। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आते हैं कि 1971 में भारत पाक युद्ध पर संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए। तो अल्टीमेटली हमें बताना है कि उस समय पर जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, कुछ समय की बात हो रही है, 1971 की बात हो रही है, जिस समय पे बांग्लादेश के लिए हमने युद्ध लड़ा था, ठीक है। ये आपको याद रखना है, 1971 का युद्ध बांग्लादेश के साथ, 1962 का युद्ध हमारे और पाकिस्तान के बीच में ही हुआ था लड़ाई, ठीक है। तो यहां तक हम समझ गए। तो बेसिकली बता रखा है कि 1971 के अंदर जो हमारा भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसके अंदर क्या क्या चीजें थी,
क्या सिचुएशन थी वही हमें एक्सप्लेन करनी होती है हमेशा। तो यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, आपको उनको एक्सप्लेन करना है अपनी लैंग्वेज के अंदर और आप जरूर करके देखिएगा, आप कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी इसका आंसर 1971 में भारत पाक युद्ध की भूमिका कुछ इस प्रकार है कि पूर्वी पाक में लोगों का संघर्ष तथा भारत का समर्थन। तो अल्टीमेटली अगर आप देखें तो उस समय पर लड़ाई के समय जो पाकिस्तान दो भागों में बटा हुआ है, पहला पश्चिमी पाकिस्तान, दूसरा पूर्वी पाकिस्तान। तो पूर्वी पाकिस्तान में लोगों का संघर्ष चल रहा था काफी जोरों शोरों से कि हमें अलग होना है पाकिस्तान से। क्यों? बहुत सारी चीजें थी, पहली संस्कृति थी, भाषा थी, इनके आधार पर उनके ऊपर उर्दू थोपी जा रही थी। उर्दू थोपने के साथ साथ कई सारी संस्कृति आदान प्रदान नहीं हो पा रहा था। जो इधर साइड के मुसलमान थे, पूर्वी पाकिस्तान के बंगाली भाषा के लोग थे वो, तो बहुत सब ऐसे टॉपिक थे, फैक्टर थे जो कि वो उनसे अलग होना चाहते थे। क्योंकि जब कभी भी कोई ऐसा रिसोर्सेज काम होता था या कोई डेवलपमेंट होती थी तो पश्चिमी पाकिस्तान तक ही रह जाती थी, पूर्वी पाकिस्तान तक आ ही नहीं पाती थी, क्योंकि वहीं पे प्रधानमंत्री रहता है, वहीं सारे नेता रहते हैं बड़े बड़े। तो इस तरीके से यहाँ पर पूर्वी पाकिस्तान के लोगों में संघर्ष चल रहा था और भारत को उसको समर्थन भी मिला। ठीक है, भारत समर्थन मिला। पाकिस्तान पराजित तथा बांग्लादेश का उदय, यानी कि भारत का समर्थन मिला, इन्होंने भारत से हेल्प मांगी, आप हमारी हेल्प कीजिए इनसे अलग होने में, तो भारत ने हेल्प भी करी और पाकिस्तान की और भारत की लड़ाई हुई और इसके अंदर पाकिस्तान की हार हुई और बांग्लादेश का उदय हो गया। ठीक है, 1972 की शिमला समझौता हुआ, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या हुआ, शिमला समझौता 1972 के अंदर हुआ था। तो बेसिकली ये मेरे कुछ 3 या 4 पॉइंट है, आपको इनको एक्सप्लेन करके दिखाना जरूर कीजिएगा। कोई डाउट हो तो तब भी बता दीजिएगा, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अदरवाइज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत पाक संबंधों में मधुरता भी है और कटुता भी है, व्याख्या कीजिए। इसका मतलब क्या है, यानी कि भारत और पाकिस्तान के जो संबंध है उनके अंदर मधुरता किस प्रकार है और कटुता किस प्रकार है, तो वो हमें बताना है। तो देखिए इसका सीधा सा आंसर यही है कि मधुरता हमारी कुछ इस प्रकार है यहाँ पे कि सांस्कृतिक आदान प्रदान, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा तथा मुआवजे को लेकर नेहरू और लियाकत अली के बीच में भी समझौते हुए, जैसे कि रेल तथा बस सेवा की शुरुआत करना, ये समझौते हमारे बीच में हुए थे। और कटुता किस प्रकार है, यानी कि गलत चीजें हैं वो किस प्रकार है, पहला तो कश्मीर समस्या और भारत पाक युद्ध 1965, 1971 एंड 1999 और आतंकवाद सबसे बड़ा मसला है और तथा 26/11 की घटना आदि। तो इस प्रकार आपके यहाँ पे 4 क्वेश्चन फिनिश हो जाते हैं। हमने चारों क्वेश्चन कवर कर लिए बढ़िया तरीके से। ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं एग्जाम के अंदर, बट डिफरेंस आपको यही देखने को मिलेगा इनके नंबरिंग का। ये आपको 3 नंबर में मिल सकता है, 2 नंबर में भी, 6 नंबर में भी, 5 नंबर में भी। बट आपको मैंने बता दिया है कि हमेशा अपने आंसर को नंबर के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करना है और किस तरीके से लिखना है, पैराग्राफ अकॉर्डिंग नहीं लिखना। पहले डेफिनेशन लिखने के बाद जो हमने पॉइंट्स याद हैं वो ब्लैक पेन से, देन उनका कंटेंट ब्लू पेन से। तो ये सब चीज मैं बहुत बार बता चुका हूं, तो आप भी इसको फॉलो जरूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ और जल्दी से कवर कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को काफी बढ़िया तरीके से। सो आइए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि भारत एक तरफ निशस्त्रीकरण को विदेश नीति में जगह देकर समर्थन देता है और दूसरी तरफ भारत का परमाणु कार्यक्रम भी है। क्या ये विरोधाभास है या आवश्यकता स्पष्ट है? तो आपको यहाँ पे सीधा साधा एग्जांपल भारत के ऊपर ही है कि भारत जो है वो निशस्त्रीकरण पर जोर देकर अपनी विदेश नीति में उसको ऐड कर उस पर समर्थन भी दे रहा है और फिर भारत की परमाणु नीति का कार्यक्रम भी है। ये विरोधाभास है, यानी इसका विरोध करना चाहिए या फिर इसकी आवश्यकता है, ऐसे क्वेश्चन बनकर आएंगे। तो आपको आंसर देना है इसका कि भारत ने अपने परमाणु परीक्षण से साफ किया कि वह परमाणु शक्ति का प्रयोग शांति व सुरक्षा के लिए करेगा। 3 युद्धों के बाद परमाणु परीक्षण आवश्यक हो गए थे। ये निशस्त्रीकरण के नाम पर विकासशील देशों को पीछे रखने की महाशक्तियों की नीति से भारत संतुष्ट नहीं था। तो बेसिकली आपको बता देना है कि भाई भारत में जो युद्ध चल रहे थे, 3-4 युद्ध भारत के साथ, पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ, तो इसके बाद भारत के पास परमाणु हथियार होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और साथ में ही इंपॉर्टेंट के साथ जो भारत ने और जो बड़ी बड़ी महाशक्तियों ने नई नई थ्योरम निकाली थी, जैसे कि एनपीटी, सीटीबीटी, तो इसमें भारत संतुष्ट नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि विकासशील देशों के खिलाफ थी। तो इसीलिए ये विरोधाभास तो बिल्कुल भी नहीं है, इसकी आवश्यकता ही थी हमारे लिए। तो इसको आपको एक्सप्लेन करके लिख देना जिस तरीके से मैंने लिखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से बनता है आपके पास कि भारत चीन से मतभेद और सहमति के बिंदु बताइए। इस चैप्टर से ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि चीन के साथ मतभेद के और सहमति के बिंदु बता दो, पाकिस्तान के साथ मतभेद के सहमति के बिंदु बता दो, बांग्लादेश के साथ बता दो, श्रीलंका के साथ बता दो। तो वो सब चीजें काफी इजी बन जाती हैं जब हमने इनके ओवरऑल टॉपिक्स पढ़ रखे होंगे। तो हम जानते हैं भाई चीन के साथ खराब है, बट अच्छे कहां पर है? व्यापार के संबंध में, ट्रांजेक्शन के संबंध में, धार्मिक संबंध में, सांस्कृतिक संबंध में। तो वो सब आपको सहमति के मुद्दों में लिख देने। सेम टू सेम मतभेद क्या है हमारा? सीमा विवाद तो सबसे बड़ा कारण है, और दूसरा नेफा के ऊपर चीन द्वारा कब्जा होने पे चीन का दावा। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि खिलाफ जाते हैं। सहमति के मुद्दे क्या हो सकते हैं? सहमति के मुद्दे हो सकते हैं कि ऐतिहासिक, धार्मिक व व्यापारिक संबंधों में पारस्परिक व्यापार, तो संबंधों में ट्रांजैक्शन और दोनों के बीच में पारस्परिक व्यापार, दोनों ही देशों के पास बड़े बड़े बाजार, और साथ में ही एक दूसरे के यहाँ पूंजी निवेश, एक दूसरे के यहाँ इन्वेस्टमेंट भी होती हैं। तो ये हमारे क्या बन जाते हैं? सहयोग के क्षेत्र बन जाते हैं। तो ये सब चीजें हमें बना के लिखनी होती हैं बेसिकली डायनेमिक वे में, कि किस तरीके से अपने आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चे को आता तो सब कुछ है बट वो लिख नहीं पाता, तो उसके आंसर वहीं उसके मार्क्स वहीं कट जाते हैं। तो इसीलिए आपको चाहे 3 पॉइंट पता है मतभेद की, तो वो 3 पॉइंट भी लिखो, बट लिखो ऐसे कि वो गलत ना बता सके कोई भी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे यहाँ 6 क्वेश्चन कंप्लीट
कंप्लीट हो जाते हैं। बढ़ते हैं आगे की तरफ और समझते हुए चलते हैं हर एक टॉपिक को। चलिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं अपनी इस क्लास के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्या है कि हाल के वर्षों में भारत पाक संबंधों के निर्धारण में आतंकवाद की भूमिका पर अपना विचार व्यक्त कीजिए। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार है कि लगभग 3 दशकों से भारत पाक द्वारा भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा, 9/11 की घटना के बाद विश्व जनमत आतंकवाद का विरोध, और ऊपरी तौर पर पाक को भी आतंकवाद के विरुद्ध होना पड़ा, और पाक सरकार का आतंकवाद पर नियंत्रण का ना होना, और भारतीय संसद पर आक्रमण के कारण दोनों देशों के बीच में युद्ध की कगार पर आ जाना, और मुंबई हमले के बाद दोनों देशों के संबंध पुनः बिगड़ जाएंगे और बिगड़ गए, और दोनों देशों की सरकार व जनता संबंधों को सुधारना तो चाहती है, लेकिन आतंकवाद इस मार्ग में बड़ी बाधा बना हुआ है। तो ये जितने भी मैंने आपको बताई हैं चीजें, ये सभी पॉइंट टू पॉइंट आप लिखिएगा। पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, ये मैं पॉइंट लिखना भूल गया, तो आपको लिख देना है कि बाकी सब चीजें आपकी सेम टू सेम यही रहेंगी। सो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि अपने विचारों को व्यक्त करने के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, बट ऐसा नहीं है आप अपने विचार कुछ भी लिख डालें, उसमें आपको वही विचार लिखने हैं जो उस क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो आपको लिख देना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या क्या सिचुएशंस थी और उसके अंदर आतंकवाद एक बड़ा कारण कैसे बना रहता है। तो ये हमारा 7 क्वेश्चन था, ये भी कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं अपने 8th क्वेश्चन की तरफ और समझते हैं उसको भी फटाफट से। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं 8th क्वेश्चन की। तो 8th क्वेश्चन में बताया गया है कि भारतीय विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत बताइए जो भारतीय विदेश नीति के अंदर फॉलो किए जाते हैं। तो भारतीय विदेश नीति के प्रमुख सिर्फ 5 सिद्धांत हैं, उन 5 सिद्धांतों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला सिद्धांत है कि दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का पारस्परिक सम्मान, यानी किसी के दूसरे क्षेत्र पर आक्रमण करके उसको कब्जाने का साहस को या फिर उस ट्रांजैक्शंस को, उस एक्टिविटी को ना करना, दूसरे की समानता, दूसरे की अखंडता का सम्मान करना, परस्पर गैर आक्रामकता, परस्पर गैर हस्तक्षेप, समानता और पारस्परिक लाभ, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। तो ये हमारे कुछ 5 सिद्धांत हैं जो कि एक तरह से शांति व सुरक्षा को ही डायरेक्ट कर रहा है। अब भारत का मानना क्या है? भारत का मानना है कि विश्व एक परिवार है। इसका मतलब है कि सबका साथ, सबका विकास और सभी की विश्वास के साथ सबकी अवधारणा को एक साथ लेकर चलना ही भारत का मेन मोटिव है, यानी कि सभी के साथ बन के रहे, किसी से कोई लड़ाई झड़ाई ना रहे हमारी। तो ये सब चीजें भारत का माननी है, ठीक है। तो ये हमारे भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत हैं जो कि भारत फॉलो करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और वो भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेसिकली हमारा। चलिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो देखिए, किन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर भारत ने परमाणु हथियारों का परिशिक्षण किया था और भारत की परमाणु नीति क्या है? तो एक क्वेश्चन के जरिए आपसे 2 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, तो इसका आंसर बता दीजिए कि इन परीक्षणों के मुख्य उद्देश्य विश्व को यह बता देना था कि पड़ोसी देशों की स्मारक गतिविधियों का भारत मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है, अपनी सुरक्षा बचाव करने के लिए वह आत्मनिर्भर है, और भारत की परमाणु नीति कुछ इस प्रकार है कि सुरक्षा और आवश्यकता के अनुरूप परमाणु हथियारों का निर्माण। दूसरा, परमाणु हथियारों का प्रथम प्रयोग नहीं, परंतु ये प्रथम प्रयोग नहीं थी, ये पहली नीति थी, पर जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बने हैं उन्होंने बोला है कि अगर भारत की अखंडता और एकता के ऊपर बात आती है तो हम प्रथम प्रयोग कर सकते हैं। तो प्रथम प्रयोग नहीं, ये पुरानी नीति है, प्रथम प्रयोग भी कर सकते हैं, ये नई नीति का अंदर आप ऐड ऑन कर सकते हो। शांतिपूर्ण कार्यों के लिए प्रयोग, एनपीटी व सीटीपीटी जैसी भेदभावपूर्ण संधियों का विरोध, परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में सदस्यता प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध। तो ये हमारे कुछ बेसिकली परिस्थितियां थी जिसके अंदर भारत ने अपने परमाणु का परीक्षण किया और भारत की परमाणु नीति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारत और बांग्लादेश के बीच में तनाव के संबंध क्या है और सहयोग के संबंध क्या है? यह है आपका होमवर्क जो कि आपको मुझे बताना है। इंस्टाग्राम अकाउंट भी बता सकते हैं इजीली, और अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन के अंदर ही बता सकते हैं। और यदि आपको किसी भी चैप्टर में या किसी भी पॉइंट के अंदर कोई डाउट हो तो वो भी आप मुझे जरूर बताएं। सो आज की इस क्लास के लिए इतना ही, और आज की इस क्लास के अंदर हमने फाइनली अपने भारत की विदेश नीति के सभी टॉपिक्स को हमने बढ़िया तरीके से समझ लिया है, 2 पार्ट्स के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के साथ और बढ़िया चीजों के साथ। सो इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर और कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को काफी ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू।